हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब कम्युनिटी पोल में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अगला कौन सा चैप्टर पढ़ने चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल से, और सब में एक एक ही आंसर दिया है कि वो थर्मोडायनामिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारे फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में। हम आज यहाँ पे पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क का कंसेप्ट समझेंगे। कौन कब हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर and the interconversion of heat and other forms of energy। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में हम कंसेप्ट ऑफ हीट और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं, और हीट एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है वो देखते हैं। और सबसे बेसिक डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की ये होती है कि कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क डन। हीट एनर्जी को वर्क डन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वर्क डन को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हीट और वर्क डन रिलेटेड होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जब भी आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि वर्क और हीट रिलेटेड है। ऐसे ही जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का इंजन रन करता है तो वो गर्म हो जाता है। गाड़ी का इंजन रन कर रहा है मतलब वो वर्क कर रहा है, और वो वर्क की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है। जब भी हम वर्क डन करते हैं वो हीट में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो देखो, थर्मल ये वर्ड जो है टेम्परेचर से रिलेटेड है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम या इक्वल। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर सेम है तो हम बोलेंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए का टेम्परेचर ज्यादा है, ब्लॉक बी का टेम्परेचर कम है। जब ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में आएंगे तो हीट फ्लो होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और ये हीट कब तक फ्लो होने वाली है? जब तक दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अब जब दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी। तो अब जब दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर सेम हो गया है तो हम बोलेंगे ये दोनों ब्लॉक्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या है? दो सिस्टम, यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम सिस्टम सी है, वो सिस्टम ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड सिस्टम बी है, वो भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब सी और बी ये दो
सिस्टम्स है जो थर्ड सिस्टम ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों सिस्टम्स आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है, फॉर एग्जाम्पल ए का टेम्परेचर 30 है, सी का टेम्परेचर भी 30 है, और बी का टेम्परेचर और ए का टेम्परेचर भी सेम है, तो ए का टेम्परेचर तो 30 था, तो फिर बी का टेम्परेचर भी क्या होगा, 30। इसका मतलब क्या हुआ, सी और बी ये दोनों सिस्टम का टेम्परेचर 30 है। तो जब टेम्परेचर सेम है दोनों सिस्टम का, तो ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो व्हेन टू सिस्टम, दो सिस्टम, कौन कौन से दो सिस्टम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सिस्टम है सी, सेकंड सिस्टम है बी, ये दोनों सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब सिस्टम ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यही तुम्हारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमको समझना है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो अब ये हमको तो पता है, जब दो ब्लॉक्स या दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है और जब वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। और ये हीट कब तक फ्लो होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ब्लॉक ए का टेम्परेचर ब्लॉक बी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा है, ब्लॉक ए हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक बी का टेम्परेचर कम है। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो हीट फ्लो होती है, कहां से कहां फ्लो होगी, ऑब्जेक्ट ए से भी। और ये हीट कब तक फ्लो होगी, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अब हीट फ्लो होती है, कैसे फ्लो होती है या हीट जनरेट होती है, जब ठंडी लगती है, हम अपना हाथ आपस में रगड़ते हैं तो हीट जनरेट होती है, या जब हम गाड़ी चलाते हैं, इंजन रन करते हैं, तब भी इंजन गर्म हो जाते हैं, तो वहां पे भी हीट जनरेट हो रही है। तो ये हीट कैसे जनरेट हो रही है, उसको समझने के लिए हम पहले इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट समझ लेंगे। इंटरनल एनर्जी की पहले डेफिनेशन देखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी associated with the random disordered motion of the molecule of the system। तो अगर कोई सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है विच इज केप्ट इन अ ग्लास, तो ये एक पानी का ग्लास है, जब आप इसको टेबल पे रखे हो तो एज अ होल ये ग्लास पूरा की पूरा मूव नहीं हो रहा है, तो पूरे ग्लास की काइनेटिक एनर्जी 0 है। बट यहाँ पे ग्लास के अंदर लिक्विड है या वाटर है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी स्टेट में नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स का ये जो रैंडम मोशन हो रहा है, इसकी वजह से इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और यही काइनेटिक एनर्जी को हम ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, इसका मोशन हो रहा है, उसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है। दूसरा मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल, इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है। चौथा वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल है ये ग्लास में। एग्जाम्पल के तौर पर तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल है और हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 2 जूल है, तो 5 मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 जूल। तो हम क्या बोलेंगे, ये सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी है 10 जूल। तो ये मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, उसी को हम इंटरनल एनर्जी
ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलेंगे। उसके बाद हमको समझना है थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है? अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट कैन फॉर्म अ यूनिट, जो यूनिट बनाता है, विच मे हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से हम एक यूनिट बना लिए हैं और वो यूनिट जो भी बनाए हैं उसके पास एबिलिटी हो सकती है कि वो सराउंडिंग से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय कैसे बनती है? तो आपको वहां पे शक्कर डालना पड़ती है, दूध डालना पड़ता है, टी लीव्स डालना पड़ती है, मतलब चाय की पत्ती और पानी। तो ये सब ऑब्जेक्ट को मिला के हम एक चीज बनाते हैं, टी। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। उससे हमने क्या बनाया है? ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के हमने एक यूनिट बनाया है, मतलब ये चाय बनाई है और ये चाय के पास एबिलिटी है टू एक्सचेंज द हीट विथ इट्स सराउंडिंग। ये क्या करेगा? जब ये गर्म चाय की प्याली आप टेबल पे रख दोगे तो इसकी टेम्परेचर कम होने वाला है, मतलब ये हीट एनर्जी क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ या रिलीज कर रहा है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मिला के हम एक यूनिट बनाते हैं और ये जो यूनिट है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एनर्जी एक्सचेंज कर पाए। तो ये यहाँ पे चाय का कप भी आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठंडे पानी की बोतल भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, और भी बहुत कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो जो टी है वो तुम्हारा सिस्टम है, टी के अलावा बाकी जितना भी पूरा यूनिवर्स ले लो आप, उसको आप सराउंडिंग बोलोगे। और वो जो टी को सेपरेट कर रहा है पूरे यूनिवर्स या सराउंडिंग से, उस चीज को हम बाउंड्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वाटर की बॉटल है, तो ये बॉटल में जो पानी है ये आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इसके अलावा आसपास जितनी भी चीज है सबके सबको आप सराउंडिंग बोलोगे। और ये जो बॉटल की वॉल है जो पानी को बाकी सारी चीजों से सेपरेट कर रही है उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। ये जो वाटर की बॉटल की वॉल है उसको बाउंड्री बोलेंगे। अंदर पानी है, पानी ठंडा है, ठंडा पानी फ्रिज से आप निकाल के टेबल पे रखोगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये क्या है? आपका सिस्टम है, जो ठंडा पानी है वो सिस्टम है और बाकी सब चीज सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट कर रही है, मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो वॉल है वाटर की, इसको बाउंड्री बोलेंगे। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ना तीन टाइप का होता है। एक होगा ओपन सिस्टम, एक होगा क्लोज सिस्टम और एक होगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है तीनों, ये हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट या एनर्जी एज वेल एज मैटर मीन्स पार्टिकल विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो अगर कोई सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो क्या कर रहा है? हीट भी एक्सचेंज कर रहा है और मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, तो वो सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आप वाटर बॉयल करने रखते हो कंटेनर में और वो कंटेनर की लिड को ओपन रखना है, मतलब वो ढक्कन को ओपन रखना है। तो ये आपका कंटेनर है जिसमें आप वाटर बॉईल कर रहे हो और उसका ढक्कन क्या रहेगा? खुला रहेगा। तो ये जैसे जैसे बॉईल स्टार्ट होगा तो ये वेपर्स क्या होंगे?
रिलीज होंगे। वाटर के वेपर्स लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर स्टेट में। और यहां से क्या रिलीज हो रहा है, मैटर रिलीज हो रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, मतलब मैटर रिलीज हो रहा है। और ये क्या करेगा, हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो ये आपका ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या है, अ सिस्टम विच कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी हीट बट नॉट मैटर पार्टिकल विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा, यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएगा सिस्टम से, बट हीट बाहर जा सकती है। अब इसकी एग्जांपल समझना है तो आप वाटर को बॉयल करने रखे हो कंटेनर में, और लिड क्लोज है, लिड मतलब ढक्कन क्लोज है। तो अगर आप ये कंटेनर में जो लिड है या जो ढक्कन है उसको आप टाइटली क्लोज किए हो, मतलब आप भाप अगर बाहर निकलने नहीं दे रहे हो, अगर स्टीम बाहर नहीं निकल रही है, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये हीट रिलीज करेगा, हीट एक्सचेंज होगी, बट मैटर जो है, वाटर वेपर्स जो है, स्टीम जो है, ये बाहर नहीं निकलने देगा। तो इसको हम क्लोज सिस्टम बोलेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी मतलब हीट भी एक्सचेंज नहीं होगी, मैटर मतलब पार्टिकल भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना मैटर या पार्टिकल एक्सचेंज होता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मोस। तो थर्मोस में जब आप चाय रखते हो तो वो गर्म रहती है, मतलब हीट एक्सचेंज होने नहीं दे रहे। और अगर ये थर्मोस को आप टाइटली क्लोज किए हो, मतलब इसमें से भाप भी नहीं निकल रही है, इसका मतलब है यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ये सिस्टम थर्मोस जो है आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। नेक्स्ट, thermodynamic process. तो thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system changes. थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब एक सिस्टम है, अगर वो अपने स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुई। तो कोई भी वेसल में आप वाटर बॉयल करने रख दो, तो जब वाटर बॉयल होता है तो क्या होता है, लिक्विड स्टेट या ये जो लिक्विड है ये स्टीम में कन्वर्ट होता है या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो लिक्विड है अगर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है। सॉलिड से लिक्विड भी कर सकता है, लिक्विड से वेपर स्टेट भी कर सकता है, कोई भी अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है कोई भी सिस्टम, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है। और जब भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वेरिएबल्स चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या समझने वाले हैं, हीट को समझने वाले हैं कि हीट क्या होता है। तो सपोज करते हैं एक कोल्ड वाटर का ग्लास रखा है, तो इसमें जो कोल्ड वाटर है वो सिस्टम रहेगा, जो टेम्परेचर हो सिस्टम का TS है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें यहाँ पे सराउंडिंग होगी या इन्वायरमेंट होगी। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर TE है। और जब भी यहाँ पे सिस्टम और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में। तो अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जिसका टेम्परेचर कम है उसकी इंटरनल एनर्जी कम है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। तो in this case the transfer of energy is between the glass of water and its surrounding। तो यहाँ पे ये जो पानी का ग्लास है इसके बीच में और सराउंडिंग में क्या होने वाला है, एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है। तो सपोज करते हैं सिस्टम का टेम्परेचर TS है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर TE है,
और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज लार्जर देन द सिस्टम। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा या सिस्टम हीट गेन करेगा। तो अगर सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम मतलब 50 डिग्री पे है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, हॉट कप ऑफ टी अगर आप टेबल पे रखे हो तो वो ठंडी होने वाली है, मतलब वो अपनी एनर्जी लॉस करेगी। और अगर एनर्जी लॉस होगी तो Q की वैल्यू निगेटिव रहेगी। अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज करता है तो Q की वैल्यू निगेटिव होती है। अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे अगर आप ठंडे पानी की बोतल को टेबल पे रखोगे तो थोड़े टाइम के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर कैसे बढ़ा, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की है, तो हीट जब वो एब्जॉर्ब करता है सिस्टम तो Q पॉजिटिव रहता है। सिस्टम जब हीट रिलीज करता है तो Q निगेटिव होता है। और अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो अब सिस्टम ना हीट लॉस करेगा ना सिस्टम हीट गेन करेगा। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होने वाली है। मतलब यहाँ पे अगर सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी 30 डिग्री होगा। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हम बोलेंगे सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जब दो ऑब्जेक्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो यहाँ पे Q की वैल्यू 0 रहने वाली है। नेक्स्ट, हीट की डेफिनेशन क्या है? तो द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में, उसको ही हम हीट एनर्जी बोलते हैं। तो जब हम देखे इससे पहले तीन एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, सेकंड एग्जाम्पल में वो एनर्जी को रिलीज कर रहा था, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी सिस्टम और एनवायरनमेंट में। वो एनर्जी क्यों ट्रांसफर हो रही थी? क्योंकि सिस्टम और एनवायरनमेंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस था। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वही एनर्जी को हम हीट बोलते हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़े थे, एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पार्टिकल्स के रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी को अगर हमको चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा, सपोज करते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर लेते हैं, इट इज फिल्ड विथ अ गैस and this cylinder is provided with a movable massless frictionless piston। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें गैस इनक्लोज की है, गैस विल बी योर सिस्टम, और ये सिलेंडर को बंद कर दिए है पिस्टन से। जब ये पिस्टन मूव होगा तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा और ये पिस्टन मूवेबल है और इसका मास नहीं कंसिडर करेंगे हम, या निग्लिजिबल है। द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज अवर सिस्टम एंड द रेस्ट इज इट्स एनवायरनमेंट। तो जो गैस है ये सिलेंडर के अंदर, उसको हम सिस्टम बोलेंगे, बाकी सब चीज आसपास वाली एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की है इसको चेंज करने के दो मेथड है। तो या तो वो फर्स्ट मेथड से चेंज हो सकते या तो सेकंड मेथड से, या तो दोनों भी अप्लाई करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या है, बाय हीटिंग द गैस। इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो फर्स्ट मेथड है बाय हीटिंग द गैस। तो एक सिलेंडर है उसमें गैस इनक्लोज की है, उसको आप हीट करने लगो
तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा या सिस्टम के इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड मेथड है जिससे हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, बाय डूइंग वर्क। अब वर्क कैसे करना है? अब पिस्टन को क्या करना है? सडनली इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करना है। तो जब मैं पिस्टन को इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करूंगा तो ये पिस्टन क्या करेगा? जाके मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा और मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं? गेन द एनर्जी, एनर्जी गेन करने वाले। तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। और अगर यही मॉलिक्यूल फोर्स लगा के प्रेशर अप्लाई करके पिस्टन को मूव करते हैं, तो जब ये पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। पिस्टन मूव हुआ मतलब वर्क डन हुआ। तो जब ये मॉलिक्यूल्स पिस्टन को मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को लूज करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूल्स जब अपनी एनर्जी को लूज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। जब मॉलिक्यूल्स पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल्स ने वर्क किया है, तो मॉलिक्यूल्स जब वर्क करेंगे तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी उनकी कम हो गई। बट जब पिस्टन ये मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे और उनके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो दो मेथड है जिससे हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। एक तो गैस को हीट कर देंगे, गैस को हीट करोगे तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर मैं बर्नर हटा देता हूं और मैं बोलता हूं ये गैस कूल हो रही है, कूल हो रही है मतलब गैस हीट रिलीज कर रही है। अगर गैस हीट रिलीज कर रही है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। अब वर्क डन का फॉर्मूला समझने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक आइडियल गैस को इनक्लोज किए हैं और ये सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ अ मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। तो ये जो ए दिख रहा है आपको, दिस ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर और पिस्टन। यहाँ पे ये जो पी है, पी क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। यहाँ पे गैस को सिस्टम बोला है। और एफ क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन। ये जो एफ है ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कौन एक्सर्ट कर रहा है? यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, सब मिलके टोटल फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहे हैं। तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? dx। तो यहाँ पे जो फोर्स का रिलेशन रहेगा, टोटल कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला पता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब मैं एरिया को इक्वल साइन के दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो टोटल फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है सिस्टम पिस्टन पे, वो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये फोर्स एफ लगा के हम डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कर रहे हैं। तो जब आप फोर्स लगाते हो और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? P इंटू ए। तो F की जगह हम पुट करेंगे P इंटू ए, और ये A क्या है? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये जो पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है जितने भी डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx और ये एरिया है a, तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ।
कितना चेंज हुआ, एरिया इंटू dx। तो यहां पे फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू dv। P क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, और dv क्या है, dv है आपका चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्कडन का जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम, वर्कडन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से P इंटू dv आ गया। अब सपोज करते हैं ये सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम V आया था, बाद में पिस्टन डिस्प्लेस हुआ, और बाद में जो वॉल्यूम मिला वो VF था। फाइनल वॉल्यूम VF है, इनिशियल वॉल्यूम V आया है। तो सिस्टम अपना वॉल्यूम चेंज किया VI से VF। तो VI से VF जब वॉल्यूम चेंज हुआ है तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है। तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है ना, तो ये स्मॉल वर्क डन है। और स्मॉल वर्क डन से जब हमको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF DW। अब DW की जगह उसकी इक्वेशन रख दो, ये जो इक्वेशन है DW की, ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, P इंटू DV। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन VI टू VF P इंटू डीवी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और अब इंटीग्रेशन होने वाला है डीवी का, और डीवी का इंटीग्रेशन होगा V, और उसके बाद हम अपर लिमिट VF, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो एक बार V की जगह VF लिखेंगे, एक बार माइनस V की जगह VI लिखेंगे। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है P VF माइनस VI। VF है फाइनल वॉल्यूम, VI है इनिशियल वॉल्यूम। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये कब यूज करेंगे, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन नहीं लगता, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन साइन लगेगा। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन निगेटिव कब होता है। तो उससे पहले कंसिडर अ वेरी कॉमन थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सम क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस enclosed in a cylinder with a movable massless and frictionless। तो यहाँ पे एक सिलेंडर में आइडियल गैस इंक्लोज है जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, उसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग है, ये पिस्टन मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है। द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज सिस्टम, जो गैस है वो सिस्टम है, एंड द सिलेंडर अलोंग विद द पिस्टन इज इट्स इन्वायरमेंट। और ये जो सिलेंडर है पिस्टन के साथ वाला, इसको हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो कंसीडर अ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल वर्क डन कर रहे हैं। तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये पिस्टन को स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये पिस्टन के साथ कोलिजन करेंगे, या ये जो पिस्टन है उससे स्ट्राइक करेंगे। और जब वो पिस्टन के स्ट्राइक करेंगे तो पिस्टन आगे मूव होगा, पिस्टन मूव्स आउट। मतलब क्या हुआ, ये अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिए। ये मॉलिक्यूल्स जाके पिस्टन से टकरा रहे हैं, पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन, तो ये मॉलिक्यूल्स अपना मोमेंटम लूज करने वाले हैं। वो मोमेंटम लूज कर रहे हैं मतलब एनर्जी लूज हो रही है यहाँ पे। फिर ये क्या होगा, पिस्टन मूव्स आउट, पिस्टन बाहर की तरफ मूव होने वाला है, और गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब ये वर्क डन हुआ। वर्क डन कौन किया, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वर्क डन किए। यही से हम इसको वर्क डन बाय अ सिस्टम बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन को जब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, पिस्टन मूव्स थ्रू अ फाइनाइट डिस्टेंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। गैस एक्सपांड हो रही है, एक्सपांशन हो रहा है।
अब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, तो वर्क डन का फॉर्मूला था P VF माइनस VI। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, अगर इनिशियल वॉल्यूम 5 है तो ये पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, और अब वॉल्यूम कितना हो गया, अब वॉल्यूम बढ़ के 10 हो गया। तो जब मैं यहाँ पे VF की जगह 10 रखूंगा, VI की जगह 5 रखूंगा, तो 10 माइनस 5 आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर। 5 मिलेगा या +5 मिलेगा, तो ये पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो यही से हम बोलते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव होता है कब, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, गैस एक्सपांड होती है, तो द गैस डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। तो यहाँ पे गैस है, मतलब ये गैस क्या है, सिस्टम है, सिस्टम ने वर्क किया है पिस्टन पे। नेक्स्ट यहाँ पे अब वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन है ये आउट इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जब पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो वो मॉलिक्यूल्स को पुश करने वाला है, और जब वो मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो जब मैं वो पिस्टन मॉलिक्यूल्स को पुश कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो when piston strikes the gas molecule and the gas molecules will gain the momentum, तो गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम बढ़ जाएगा, और ये जो मोमेंटम बढ़ेगा तो वो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब हम बोलेंगे ये एनर्जी गेन किए है मॉलिक्यूल्स ने। तो अब क्या हुआ, पिस्टन ने गैस पे वर्क किया है। कौन वर्क किया है, पिस्टन ने गैस के मॉलिक्यूल्स को पुश किया है, मतलब पिस्टन ने गैस पे वर्क किया है। तो ये वर्क डन बाय अ सिस्टम नहीं रहेगा, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और यहाँ पे जब पिस्टन है इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पे ये निगेटिव वर्क डन रहेगा। तो पिस्टन मूव्स थ्रू अ फाइनाइट डिस्टेंस इन इनवर्ड डायरेक्शन, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब गैस कॉम्प्रेस हो रही है। तो यहाँ पे अगेन वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P इंटू VF माइनस VI। अब पहले वॉल्यूम 10 है, इनिशियल वॉल्यूम 10 है, फाइनल वॉल्यूम गैस कॉम्प्रेस्ड हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो जब मैं 5 माइनस 10 करूंगा, स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर नंबर, -5 आएगा, मतलब ये निगेटिव वर्क डन आ रहा है। तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, पिस्टन अंदर मूव हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, बाद का वॉल्यूम कम हो गया, तो वर्क डन निगेटिव रहेगा, और हम बोलेंगे पिस्टन डज अ निगेटिव वर्क ऑन द गैस। तो पिस्टन मतलब सराउंडिंग, तो ये वर्क डन ऑन द गैस हुआ है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, और वर्क डन जब भी सिस्टम पे होगा तो वो निगेटिव रहेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है तो पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ने पुश किया है पिस्टन को। और अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है मतलब वो अपनी इंटरनल एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो उनकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो वर्क डन W पॉजिटिव रहता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव आती है। वर्क डन पॉजिटिव है, कैसे समझ में आया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, और ये वर्क डन कौन किया है, सिस्टम किया है, तो सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी लगी, तो जिसकी वजह से इनके पास की एनर्जी डिक्रीज हो गई, इनकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो डेल्टा यू निगेटिव रहेगा, तो जब भी W पॉजिटिव होता है डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव रहती है।
उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े थे वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ये जो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे पिस्टन क्या कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब वर्क डन निगेटिव आने वाला है। वर्क डन निगेटिव आ रहा है मतलब ये सिस्टम या ये मॉलिक्यूल्स को पिस्टन मूव किया, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, मतलब सिस्टम गेन्स एनर्जी, और इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो वर्क डन जब निगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, वर्क डन जब निगेटिव रहेगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। तो वेन एवर वर्क डन इज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, और जब वर्क डन निगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो मेथड्स हम पढ़े थे। एक तो गैस को हीट करते हैं या कूल करते हैं। हीट करेंगे तो वो एनर्जी गेन करेगी। व्हेन गैस इज हीटेड सिस्टम गेन्स द एनर्जी। गैस को हीट किए तो हीट एनर्जी क्या हुई, सिस्टम एब्जॉर्ब किया। सिस्टम अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और जब क्यू सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव रहेगा। तो जब क्यू पॉजिटिव होता है तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर गैस कूल हो रही है, मतलब ये गैस क्या कर रही है, हीट रिलीज कर रही है, तो जब भी सिस्टम हीट रिलीज करता है या हीट लॉस करता है, क्यू की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा यू भी निगेटिव रहेगा। तो जब क्यू निगेटिव रहेगा डेल्टा यू निगेटिव रहेगा, जब क्यू पॉजिटिव रहेगा डेल्टा यू भी पॉजिटिव रहेगा। अब इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो मेथड थे। नंबर वन जो मेथड था बाय हीटिंग द गैस और बाय डूइंग द वर्क। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों चीज हम साथ में कर रहे हैं। हम गैस को हीट भी कर रहे हैं और गैस वर्क भी कर रही है। तो यहाँ पे अब दोनों हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हीट एनर्जी इसको ट्रांसफर किए, क्यू ट्रांसफर किए, और ये पिस्टन क्या हो गया, मूव्स आउट हो गया। तो पिस्टन ऊपर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वर्क डन भी हो रहा है। तो अब मैं हीट भी दे रहा हूँ सिस्टम को और सिस्टम वर्क भी कर रहा है, तो हीट देने से भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, वर्क डन करने से भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो ये सब कंबाइन करके हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बोलता है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज इन टू डिफरेंट वेज, बाय हीटिंग द सिस्टम और बाय डूइंग द वर्क। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को हीट दिए, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया, तो Q पॉजिटिव रहेगा, और जब भी Q पॉजिटिव होता है तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होता है, और जब डेल्टा U पॉजिटिव होता है तो W निगेटिव होता है। तो ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो आप, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, तो जब डेल्टा U पॉजिटिव रहेगा तो Q पॉजिटिव रहेगा, और जब डेल्टा यू पॉजिटिव रहेगा तो डब्ल्यू निगेटिव रहेगा। यही से हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू है हीट गिवन और टेकन आउट, यहाँ पे हीट दिए है, हीट निकाल भी सकते हैं जब गैस कूल होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट से रिलेटेड है और वर्क डन से रिलेटेड है, और हीट पॉजिटिव नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो क्यू निगेटिव रहेगा। व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट क्यू जीरो रहेगा। ऐसे ही वर्क डन, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव रहता है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव रहता है, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो रहता है। तो Q पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी होता है, W पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी होता है। तो डेल्टा U जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है।
अब कुछ केसेस देख लेते हैं जहां पे डेल्टा यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कितनी, 200 जूल, और ये वर्क डन हो जा रहा है बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जब भी सिस्टम वर्क करेगा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो W पॉजिटिव रहेगा, और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q भी पॉजिटिव है, तो +200 माइनस +100, तो यहाँ पे 200 माइनस 100 आ जाएगा, तो ये +100 मिलने वाला है डेल्टा यू की वैल्यू। तो डेल्टा यू पॉजिटिव मिला है। तो अगर सिस्टम 200 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वर्क डन 100 जूल का कर रहे हैं, उसको दिए थे हम 200 जूल, बट वो वर्क डन कितने जूल का किया, 100, तो बाकी जो 100 जूल है उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, और जब भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है डेल्टा यू पॉजिटिव आता है। सेकंड केस क्या है, अब सिस्टम पे वर्क हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हुआ है, -100 जूल। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम रहेगा मतलब पिस्टन ने मॉलिक्यूल्स को पुश किया है, वर्क डन पिस्टन कर रहे हैं सिस्टम पे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वर्क डन निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे ये W की वैल्यू -100 पुट करेंगे, और जब मैं गैस पे वर्क किया 100 जूल का, तो वो एनर्जी रिलीज किया 200 जूल, ये एनर्जी बाहर जा रही है। हम वर्क किए थे 100 जूल का, हम इसको पुश किए, मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन किया, 100 जूल का वर्क कर रहे हैं तो वो 100 जूल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, बट वो एनर्जी रिलीज कर दिया 200 जूल, वर्क करके वो एनर्जी दिए उसको, हम एनर्जी गेन किया 100 जूल, बट वो एनर्जी रिलीज करे 200 जूल, मतलब 100 जूल एनर्जी उसकी कम होने वाली है। तो यहाँ पे -200 -100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -200 +100, तो आंसर आएगा -100। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी लॉस हुई है, काम हुआ है 100 जूल का और वो एनर्जी रिलीज कर दिया 200 जूल, तो 100 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज किया, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और जब भी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो डेल्टा यू निगेटिव होता है। उसके बाद अब हम सिस्टम पे काम किए, सिस्टम पे कितना काम किए, 200 जूल वर्क डन किए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब 200 जूल वर्क किए तो वो 200 जूल की एनर्जी रिलीज किया, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब माइनस में रहेगा, माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, पिस्टन ने सिस्टम को, पिस्टन अंदर मूव हुआ है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वर्क डन निगेटिव रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -200 +200, तो ये 0 आ जाएगा। तो जब मैं सिस्टम पे 200 जूल का वर्क डन किया तो सिस्टम एनर्जी गेन किया 200 जूल, और वही 200 जूल वो रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे काम हुआ 200 जूल का, वो एनर्जी रिलीज किया 200 जूल, मतलब ना उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी ना इंटरनल एनर्जी कम हुई, तो हम बोलेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज 0। सो दैट्स इट स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आप सेकंड पार्ट भी इसका देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो।